हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र के बारे में सबसे पहले हमें ये पता है कि श्वसन का अर्थ होता है खुराक में से ऊर्जा प्राप्त करना। आप जैसे कि पढ़ चुके हैं कि पाचन तंत्र में ग्लूकोज बन जाता है, तो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? रंसांगों द्वारा शोषित होकर वो कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में चला जाके अब उसे कोशिका में जाके क्या करना है ना? रंसांगों द्वारा शोषित होकर रुधिर वाहिनियों में से होता हुआ वो विभिन्न अंगों के कोशिका में तो चला गया, पर उसे तो ऊर्जा मुक्त करनी है। ऊर्जा मुक्त करने के लिए उसे किसके साथ प्रक्रिया करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन गैस के साथ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब शरीर में ऑक्सीजन गैस कहाँ से आएगी? तो वो ऑक्सीजन गैस किसी न किसी तंत्र से आएगी। तो ऑक्सीजन गैस की दो मुख्य क्रियाएं होती है। ऑक्सीजन गैस का या किसी भी गैसों का आदान प्रदान की दो मुख्य क्रिया होती है, श्वास और उच्छ्वास, और साथ में मिलकर बनती है श्वासोच्छ्वास। श्वास और उच्छ्वास दोनों को साथ में जोड़ो तो श्वासोच्छ्वास होता है। श्वास जिसमें गैस अंदर ली जाती है, जिसमें शरीर में गैसें ली जाती है। उच्छ्वास मतलब जिसमें शरीर में से गैसें दूर की जाती है। ये दोनों क्रियाएं हमारे श्वसन तंत्र द्वारा होती है। श्वसन तंत्र क्यों कहा? क्योंकि श्वसन तंत्र इसलिए कहा कि इसमें जो गैसों का विनिमय हो रहा है, वो गैसों का विनिमय सिर्फ और सिर्फ कोशिका में रहे हुए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए किया जाता है। और इस ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड दूर होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए इस तंत्र बना हुआ है। इसलिए इस तंत्र को श्वसन तंत्र कहा जाता है। परंतु इस श्वसन तंत्र में दो मुख्य क्रिया होती है, श्वास और उच्छ्वास। ठीक है, श्वसन तंत्र इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ श्वसन की क्रिया के लिए गैसों का विनिमय कर रहा है, गैसों का आदान प्रदान कर रहा है। सिर्फ श्वसन की क्रिया के लिए, श्वसन की क्रिया करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है। ग्लूकोज में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इस श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगी और शरीर में अंदर आकर वो कोशिका में जाएगी। कोशिका में जाकर ग्लूकोज का क्या करेगी? तोड़ेगी। और वहीं ग्लूकोज को जैसे ही तोड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड दूर होगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से निकलेगी और कहाँ जाएगी? श्वसन में, कोशिका में से निकलेगी और इस श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाएगी। इसलिए इस क्रिया को हम मुख्य क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। इसलिए इस क्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन तंत्र कहते हैं। अब इस श्वसन तंत्र की क्रिया के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे और क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है, हम सब कुछ देखेंगे। चलो उसे लाइन बाय लाइन हम इसे पढ़ते हैं मतलब लाइन बाय उसे समझते हैं। सबसे पहला भाग, इन ह्यूमन बींग्स एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रियल्स, है ना। शरीर मनुष्यों में जो वातावरण की वायु है, उन वातावरण की वायु को शरीर में, बॉडी मतलब शरीर में, नोस्ट्रिल्स मतलब नाक के द्वारा ली जाती है। नासिका छिद्र द्वारा ली जाती है। नासिका छिद्र से जैसे ही नासिका छिद्र में गैस हमारी वायु आती है तो वो कहाँ चली जाती है? द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रियल्स फिल्टर बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। नासिका छिद्र से वो नासिका कोटर, मतलब पैसे जहाँ लिखा है इसका मतलब होता है नासिका कोटर, तो नासिका कोटर में जाती है। और नासिका कोटर में सूक्ष्म बाल आए होते हैं, जो क्या करता है? सूक्ष्म बाल यहाँ दिया हुआ है, सूक्ष्म बाल आए होते हैं जो क्या करते हैं? वो करता है कि वायु के साथ जो अशुद्धियाँ आती है, जैसे कोई मिट्टी के कण है, पराग कण है ना, कुछ छोटे कीड़े हैं, तो उन्हें श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए उसमें छोटे पतले क्या आए होते हैं? बाल आए होते हैं। इन छोटे पतले बाल द्वारा भी कुछ ऐसे हैं जो छोटे बाल द्वारा
शरीर में रोके जा सकते नहीं है। तो इस पैसेज के अंदर म्यूकस मतलब श्लेष्म द्रव्य भी आया होता है। श्लेष्म द्रव्य चिपचिपा होता है, वो चिपचिपा होता है, तो उस चिपचिपे में चिपक जाता है। क्या लिखा है? द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच इज़ हेल्प इन दिस प्रोसेस। फिर मान लो कि इन सभी से होते हुए हमारी जो एयर है, हमारी जो वायु है, वो अंदर आगे जाती है। तो वहाँ वो आगे जाकर कहाँ चली जाती है? गले में। कहाँ जाती है? गले में। गले में मतलब थ्रोट लिखा है। द फ्रॉम हियर द एयर पास थ्रू द थ्रोट मतलब गला। ओके। एंड इनटू लंग्स मतलब फेफड़ों में चली जाती है। गले से वो क्या चली जाती है? फेफड़ों में। ठीक है। अब जैसे जैसे फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों में से वो जाती है। अब फेफड़ों में लंग्स में जाने से पहले वो लंग्स तक जाने के लिए एक नली होती है जिसे बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, उसे बोलते हैं एयर पैसेज भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं श्वास कोश या श्वास नली। वो जो श्वास नली है वहाँ जाएगी। अब श्वास नली की जो दीवार है वो कोलाप्स मतलब चिपक न जाए उसके लिए उन नली के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता क्या है? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का हिंदी में मतलब होता है उपास्थि के छल्ले। और उपास्थि अस्थि के पहले की स्थिति है। अस्थि मतलब हड्डी कितनी मजबूत होती है, पर हड्डी मजबूत होती है और भंगुर होती है, इजीली टूट भी जाती है, पर हड्डी से थोड़ी मुलायम होती है उपास्थि। तो उस उपास्थि के छल्ले बने होते हैं। वो छल्ले क्या करती है? श्वास नली की दीवार को चिपकने से रोकती है। फिर आगे जाके जो श्वास नली है वो कई छोटी छोटी नलियों में बदलती है, और वो छोटी छोटी नली लास्ट में हमारे एक भाग से जुड़ती है। उस भाग को बोलते हैं कुपिका, या हिंदी में बोलते हैं कुपिका या वायुकोष्ठ। ठीक है, क्या बोले थे? कुपिका वायुकोष्ठ। अब इंग्लिश में कैसे लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि विथ इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इन स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वेओली मतलब कुपिका या वायुकोष्ठ। ठीक है, आगे लिखा है एल्वेओली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक्स प्लेस। तो जो वायुकोष्ठ होती है उसकी सतह ऐसी होती है जहाँ इसीलिए गैसों का क्या हो जाता है? विनिमय होता है। गैसों का विनिमय मतलब गैस आप आसानी से आ जा सकती है, ऐसी होती है। फिर लिखा है कि जो एल्वेओलियन है उसकी जो दीवार होती है उस दीवार में बहुत सारी छोटी छोटी रुधिर वाहिनियाँ होती है। बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ थी, और रुधिर वाहिनियों की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। द वॉल्स ऑफ एल्वेओली कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल। बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ एक कुंठित होकर उसके आसपास आई होती है। फिर लिखा है द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रिलीज इनटू द एल्वेओली। ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स मतलब लाना। तो जो रुधिर है, जो रुधिर वाहिनियाँ वायुकोष्ठ के आसपास लगी हुई है, उन रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर है वो पूरे शरीर में रेस्ट ऑफ द बॉडी लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ ध्यान से देखना, रेस्ट ऑफ द बॉडी का मतलब था पूरे शरीर में से। ब्रिंग मतलब लाती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और कहाँ रिलीज़ करती है? रिलीज मतलब मुक्त करती है वायुकोष्ठ में। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर आगे लिखा है द ऑक्सीजन इज एल्वेओलियर air is taken up by the blood in the alveolar blood cells to the transport to all the cells। मान लो कि रुधिर ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया वायुकोष्ठ में। उसी टाइम मतलब उसके बाद वायुकोष्ठ में रही ऑक्सीजन गैस
वो रुधिर में जाकर मिल जाती है और कहाँ चली जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों में आई उत्तकों में कोशिका, और इस तरह से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिका को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, अब कुछ क्रियाएं पढ़ते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ लिखा है एक्सेल एंड इनहाल। एक्सेल एंड इनहाल। एक्सेल का मतलब होता है उच्छ्वास और इनहाल का मतलब होता है श्वास। श्वास और उच्छ्वास के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताई हुई हैं। तो पहली घटना है व्हेन वी ब्रीथ इन एटमॉस्फेरिक एयर। जब हम श्वास लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, हमारी रिब्स फैलती है ना, और फ्लैटेन और डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम होता है वो ऐसे यू आकार का होता है, शरीर में यू आकार का होता है, वो चपटा होने लगता है। ठीक है, जैसे ही वो चपटा होता है चेस्ट कैविटी, मतलब छाती की जो गुहा जैसा छाती की गुहा है वो बड़ी हो जाती है। जैसे ही छाती की गुहा बड़ी हो जाती है ना, फूल जाती है, उसके अंदर विस्तार बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती है, वैसे ही एयर को सक्ड की जाता है। सक्ड मतलब शोषण करना। ठीक है, एक तरह से सक्ड का मतलब होगा चूसना, पर सक्ड को यहाँ मतलब लेंगे शोषण करना। तो जो वायु है वो फेफड़ों में शोषित कर ली जाती है या चूस ली जाती है या अंदर ले जाती है। एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेओली, और जो वायु कोष्ठ है वो फूल जाते हैं जिसके बाद। ठीक है, फूल जाते हैं मतलब उसमें हवा बढ़ जाती है। फिर इन्होंने बोला द ब्लड्स ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेओली। तो जो ब्लड्स पूरे शरीर में से घूमकर आया होता है वो इस वायु कोष्ठ में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त करता है, और जैसे ही वो मुक्त करता है तो ब्रीथिंग में जो ऑक्सीजन ली होती है वो एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मुक्त होती है। मतलब ड्यूरिंग द ब्रीथिंग ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एटमॉस्फेयर बाय द लंग्स। मतलब जो इसके दौरान श्वास में ली गई ऑक्सीजन का शोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होता है एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में बाय लंग्स मतलब फेफड़ों से। लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। जब भी उच्छ्वास की क्रिया होती है या श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है तो शरीर के अंदर, या मैं बोलूँ कि फेफड़ों के अंदर कुछ मात्रा में हवा रहती है, भरी हुई रहती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की क्रिया और ऑक्सीजन की शोषण होने की क्रिया में जो समय की ज़रूरत है उस समय टाइम पर्याप्त रहे। ठीक है, अब वो क्रिया होती कैसे है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो भी हवा है वो नासिका छिद्र द्वारा क्या किया जाता है, नासिका छिद्र द्वारा नाक में ली जाती है, मतलब कहाँ पहुँचाई जाती है, नासिका कोटर में। नासिका कोटर में सूक्ष्म बाल और क्या आया होते हैं, सूक्ष्म बाल और श्लेष्मा आता है, जिससे वो क्या हो जाता है, फिल्टर मतलब छनन हो जाता है उससे, और जो भी अशुद्धियाँ है वहाँ वो नाक में रह जाती है और हमें पता है फिर वो कैसे निकाला जाता है। तो हम सबको पता है वो कैसे निकाली जाती है। फिर नासिका कोटर से वो चला जाता है ग्रसनी में, फ्रिनिक्स लिखा है तो वो ग्रसनी में, हमें पता है ग्रसनी में अन्न नली और श्वास नली दोनों साथ में आई होती है। वहाँ एक घाटी ढक्कन नाम का एक एपिग्लोटिस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन, जो क्या करता है, खाते समय श्वास नली को ढक के रखता है और श्वास लेते समय अन्न नली को ढक के रखता है। फिर उसके द्वारा वो श्वास नली में एंटर करता है, हवा श्वास नली में जाएगी, श्वास नली के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मतलब उपास्थि के छल्ले आए होते हैं, जो क्या करता है, वो दीवार को चपटा होने से रोकता है। फिर वो छल्ले से जो श्वास नली आगे जाती है और आगे जाकर दो भागों में बढ़ती है और उन दोनों भागों को बोला जाता है श्वास वाहिका। ठीक है, अब वो बाई ओर हो तो उसे बोलेंगे बाई श्वास वाहिका, और दाई ओर हो तो दाई श्वास वाहिका। ये दोनों श्वास वाहिका छोटी छोटी सूक्ष्म
सूक्ष्म श्वास वाहिनियों में बदलती है, सूक्ष्म श्वास वाहिनियों में बदलती है। ये जो सूक्ष्म श्वास वाहिनी है उसके अंत में एल्वोलियल मतलब वायु कोष्ठाएँ होते हैं। इस वायु कोष्ठ के आसपास रुधिर वाहिनियाँ होती है। अब ये रुधिर वाहिनियों में है ना, ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर आया होता है। अब रुधिर में ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने वाला और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोष्ठ में लाने के लिए हमारे पास एक श्वसन वर्णक आया होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन सिंपल है। हीमोग्लोबिन जब वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन आती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, और हीमोग्लोबिन को Hb से भी बताते हैं। ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके रुधिर के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 बनाता है। इस HbO2 को कहाँ ले जाता है? कोशिका तक ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कोशिका तक ले जाता है। ठीक है, कोशिका तक ले जाएगा। उस कोशिका तक जाकर वो HbO2 कोशिका तक जाकर Hb + O2 में वापस टूट जाता है। O2 को अंदर कोशिका में चला जाता है। फिर Hb कोशिका से निकलने वाले CO2 को साथ में ले लेता है और इसे कहाँ ले जाता है? श्वास वायु कोष्ठ तक। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ये कहाँ रुधिर में कहाँ होता है? तो रुधिर हमारा किस रंग का दिखता है? लाल दिखने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें लाल रक्त कण आए होते हैं। वो लाल रक्त कण लाल क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन आया होता है। क्या आया होता है? हीमोग्लोबिन। अब हमारे सिलेबस में तो नहीं है, तो आपको खाली एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन है नहीं, पर मैं बोल दे रहा हूँ 10th के सिलेबस में है नहीं ये चीज़। कि हीमोग्लोबिन ये आयरन मतलब लोहा और प्रोटीन का बना हुआ है। इसमें आयरन और प्रोटीन आए होते हैं। ठीक है, इसका बना होता है। और आयरन के कारण हीमोग्लोबिन लाल रंग का है, और लाल हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्तकण लाल रंग के, और इसके कारण रुधिर क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और ये जो लाल रक्तकण है वो रुधिर में विलय है। क्या है? विलय है, घुले हुए हैं, इसलिए रुधिर लाल रंग का दिखता है। अगर अविलय होते मतलब अघुलनशील होते तो रुधिर के अंदर वो लाल रंग अलग से दिखता है, रुधिर अलग से दिखता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। इस सभी प्रक्रिया में डायफ्राम का कार्य समझ जाओ कि डायफ्राम ऐसे है तो वो हमारी छाती के भाग को क्या करेगा? छोटा करके रख देगा। कैसा करके रखेगा? छोटा रख के रखेगा, छोटा करके कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण चलो ये सभी जो अतिरिक्त जो चीज़ें उसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें डायफ्राम को सीखना है तो अतिरिक्त चीज़ों को हटा देते हैं। सब नहीं हटाना है क्योंकि कुछ ही चीज़ें समझानी है, इसलिए थोड़ा कुछ हटा देते हैं। चलो, अब ये जो डायफ्राम है वो जब इस बार ऐसे यू आकार का होता है तो वो हमारे छाती के विस्तार को कैसा रखता है? या उसके छाती के अंदर की जगह को कम करता है। और जब छाती के अंदर का जगह कम होगी तो उसके अंदर दबाव कैसा ज़्यादा होगा? जब भी दबाव ज़्यादा होता है तो याद रखना, छाती के अंदर अगर दबाव ज़्यादा है तो हमेशा वो बाहर वातावरण के दबाव से कैसा होगा? अधिक होगा। तो जब भी वातावरण के दबाव कम होगा और छाती के अंदर दबाव ज़्यादा है तो समझ जाने का हमारे फेफड़ों से हवा कहाँ जाएगी? वातावरण में। और जब भी डायफ्राम चपटा होता है तो वो विस्तार क्या करता है? विस्तार या जगह शरीर में बढ़ाता है। शरीर में जगह बढ़ी तो दबाव क्या होगा? कम होगा। और दबाव कम हुआ तो वो अंदर का दबाव कम है, वातावरण से भी कम होगा। तो वातावरण से हवा, यहाँ ऊपर बता देता हूँ, हवा वातावरण से कहाँ जाएगी? फेफड़ों में। क्योंकि सिंपल बात है, कोई भी हवा है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल, गैस के अणु हैं, वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाते हैं। और यही काम डायफ्राम कराता है। जब डायफ्राम चपटा होता है, चपटा मतलब ऐसे फ्लैट हो जाता है, यहाँ ऊपर था
वहाँ से ऐसे फ्लैट हो जाता है, तब अंदर वक्ष गुहा मतलब छाती का भाग, वक्ष गुहा भी कहते हैं, छाती का भाग क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, जिससे क्या होगा, विस्तार बढ़ जाएगा। विस्तार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे दबाव घट जाएगा। दबाव घट गया मतलब हमारे अंदर दबाव कम है और बाहर वातावरण का दबाव अधिक है, तो वातावरण की वायु क्या होगी, अधिक दबाव से कम दबाव की, मतलब श्वसन में श्वास ली जाएगी, अंदर हवा जाएगी। वहीं जब हमारा जो डायफ्राम है वो पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसा यू आकार का हो जाएगा, तब अंदर की तरफ जगह कम कर देगा, तो दबाव बढ़ा देगा, दबाव बढ़ा दिया तो अंदर जो गैसें हैं वो वातावरण में चली जाएगी। यही ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम सीख गए हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस तरह से होता है। अब ऑक्सीजन का प्रक्रिया ग्लूकोज के साथ अलग अलग जीवों में किस तरह से होती है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक, ठीक है, और लाइक आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। चलो गुड बाय एंड नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। अगेन इट्स आई कॉल्ड गुड बाय।